नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 39। और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 38 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है आंसर करते हुए चलेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपने जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पर जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति लेखा किसका जो है संस्मरण है। ऑप्शन देखिए, अज्ञे, रेणु, अमृत राय या फिर अमरकांत। क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्मृति लेखा। ठीक है, यहाँ पर स्मृति लेख हुआ है ना, इसको सही कर लेंगे, स्मृति स्मृति लेखा कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, स्मृति, ठीक है, स्मृति लेखा। चलिए बताइए, स्मृति लेखा जो है ये किसका संस्मरण है, आपको बताना है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट का। ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था, स्मृति लेखा जो है किसका संस्मरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। क्या हो जाएगा, स्मृति लेखा किसका संस्मरण है दोस्तों, ये है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय का संस्मरण है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जो है एक क्वेश्चन से जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए वो आप सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखेंगे। स्मृति लेखा जो संस्मरण है ये किसका है, अज्ञेय का है। ठीक, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अज्ञेय का जो है जीवन काल याद रखना है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1911 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1987 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं अज्ञेय की। मैंने सारी जो है रचनाएं आपको बता रखी हैं। ठीक है, अज्ञेय की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, किसके लिए जो है अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस रचना के लिए मिला, ज्ञानपीठ किसके लिए मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला याद रखना है भग्नदूत। ठीक है, मैंने बताया था आपको भग्नदूत। ठीक है, किसकी रचना है भग्नदूत, अज्ञेय की रचना है दोस्तों, अज्ञेय की कविता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे चिंता। ठीक है, चिंता भी क्या है, ये भी दोस्तों कविता है अज्ञेय की। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ये भी इनकी क्या है, कविता है। ठीक है, क्षण भर। तो इनकी विधा भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछ लिया जाएगा कि अज्ञेय का उपन्यास बताइए। ठीक है, कौन कौन से उपन्यास है अज्ञेय की, कहानी संग्रह। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो काव्य संग्रह हैं, तो ये भग्नदूत हो गया, चिंता हो गया, हरी घास पर क्षण भर हो गया, ये क्या है, इनके कविता संग्रह हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इनका क्या है, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। ठीक है, ये भी इनकी रचना है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष रौंदे, रौंदे हुए थे, रौंदे हुए थे, ये भी इनकी कविता है अज्ञेय की। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों भग्नदूत जो है इनका क्या है, पहला कविता संग्रह है। अगर आपको पूछा जाए अज्ञेय का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो आंसर करेंगे भग्नदूत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है इनकी जो अन्य रचनाएं हैं दोस्तों कविता संग्रह में कौन कौन सी हैं, जैसे आपका आंगन के पार द्वार। ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे दोस्तों। आप साथ ही साथ जो है जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप साथ ही साथ जो है नोट करते हुए भी चलें।
तो यहाँ पर इसके बाद जो है आगे की अन्य जो रचनाएं हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? अन्य आंगन के पार द्वार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। आंगन के पार, ठीक है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञे की है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, ये भी किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है, ठीक है। और कौन कौन सी रचना है बताइए? महावृक्ष के नीचे, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महावृक्ष के नीचे जो है किसकी रचना है? ठीक है, महावृक्ष के नीचे आपको पूछा जा सकता है, महावृक्ष के नीचे किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों अज्ञे की, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। जो आंगन के पार है दोस्तों, इनकी रचना आंगन के पार द्वार, इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसके लिए? आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके उपन्यासों की बात करें तो अज्ञे के उपन्यास आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उपन्यास पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं अज्ञे के बताइए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अज्ञे के उपन्यास कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपन्यास है? तो ध्यान रखेंगे, पहला शेखर एक जीवनी, ठीक है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, शेखर एक जीवनी, ठीक है। शेखर एक जीवनी जो है किसका उपन्यास है? तो ये दोस्तों किसका उपन्यास है? अज्ञे का उपन्यास है, ठीक है। साथ ही साथ नदी के द्वीप, ठीक है, नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? नदी के द्वीप बताइए, अज्ञे का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अपने अपने अजनबी, ठीक है, अपने अपने अजनबी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो अज्ञे के उपन्यास है दोस्तों, ये प्रमुख उपन्यास है, इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है इनका आपका पूछा जाता है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो अज्ञे का जो यात्रा वृत्तांत है कौन सा आप जानती हैं? अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है, रहेगा याद। तो ये क्या है इनका? ये यात्रा वृत्तांत है, पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञे से संबंधित सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने, पूछ लिया जाएगा। इनके उपन्यास पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, काव्य संग्रह पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इनके कहानी संग्रह भी हैं, ठीक है। चलिए कहानी कमेंट कीजिए, इनका कहानी संग्रह बताइए, अज्ञे की कोई कहानी बताइए, कौन कौन सी कहानियाँ अज्ञे की? कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह में याद रखेंगे दोस्तों परंपरा, ठीक है, पहला आपको याद रखना है, ठीक है, परंपरा, ठीक है, परंपरा हो गया। परंपरा के साथ याद रखना है कोठरी की बात, ये मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, कोठरी की बात, कोठरी की बात हो गया। इसके साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों और कौन से कहानी संग्रह है बताइए? जयदूल नाम का इनका एक कहानी संग्रह है, क्या है? जय दूल, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको जयदूल जो है कहानी संग्रह किसका है? तो ये भी दोस्तों अज्ञे का है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों, बाहुबली गीति नाट्य किसका है? चलिए आंसर कीजिए, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? आपको बताना है बाहुबली गीति नाट्य जो है किसका है? निराला, सुमित्रनंदन पंत, कुंठा जैन या फिर चंद्रशेखर? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? आपको आंसर करना है बाहुबली गीति नाट्य किसका है। चलिए आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बाहुबली गीति नाट्य जो है किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? कुंठा जैन,
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। कुंथा जैन का है दोस्तों ये, ठीक है, बाहुबली गीतिनाट्य, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, भारतेंदु की अंतिम यात्रा साहित्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है यहाँ पर पूछा गया है अंतिम यात्रा साहित्य है, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है अंतिम जो इनका यात्रा साहित्य है वो कौन सा है, बताइए। सरयू यात्रा, लखनऊ यात्रा, बलिया यात्रा या फिर मेहदावल यात्रा। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंतिम यात्रा साहित्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलिया यात्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का बलिया उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है क्या दिया था, एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिया यात्रा, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो अंतिम यात्रा साहित्य है वो है बलिया यात्रा। कब की थी दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया यात्रा कब की थी? बलिया यात्रा की थी दोस्तों 1884 में, ठीक है, 1884 में की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में। ठीक है, इन्होंने जो है दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी 1884 में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो है एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने दोस्तों किस शीर्षक से इन्होंने दोस्तों ये ऐतिहासिक भाषण दिया, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर दोस्तों इन्होंने इस शीर्षक पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं, आपको बताना है झूला नट उपन्यास किसका है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मृदुला गर्ग, शिवानी, उषा प्रियमदा या फिर मैत्रेयी पुष्पा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है झूला नट उपन्यास, ठीक है, झूला नट उपन्यास किसका है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का। साथ ही साथ आप लोग जो है कमेंट में जो है दोस्तों ज़रूर क्या करें, आंसर कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, झूला नट उपन्यास किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा का है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा की दोस्तों और आपको इनके उपन्यास पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखेंगे। जैसे आपका इनका एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, कौन सा है? कस्तूरी कुंडली, ठीक है, क्या है? कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी, कस्तूरी कुंडली, ठीक है। कस्तूरी कुंडली इनका एक उपन्यास है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। दूसरा इनका एक उपन्यास और है दोस्तों, बसें, ठीक है, बसें जो है इनका एक उपन्यास है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। चलिए आप बताइए निशीथ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए, प्रातःकाल का समय, संध्या का समय, अर्धरात्रि का समय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है दोस्तों, निशीथ का क्या अर्थ है? निशीथ का मुख्य अर्थ होता है दोस्तों मिडनाइट, ठीक है, यानी कि मध्य रात्रि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट यानी कि आपका मध्य रात्रि, ठीक है, मध्य रात्रि, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्धरात्रि का समय, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, निशीथ का मुख्य क्या अर्थ क्या होता है? मध्य रात्रि होता है, ठीक है, यानी कि ये दोस्तों ये दर्शाता है आपका रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का समय, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? निशीथ ये दर्शाता है दोस्तों रात के 12 बजे, ठीक है, रात 12 बजे, ठीक है, 12 बजे से आपका 3 बजे, ठीक है, 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय, ठीक है, बीच का समय,
ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। निशीथ, ठीक है, ये दोस्तों इसको शांति का प्रतीक जो है, शांति के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए। वियोगी हरि के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम बताना है। क्या था? सुदामा प्रसाद, वासुदेव, हरिप्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? वियोगी हरि दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? प्रसिद्ध जो है दोस्तों गांधीवादी एवं हिंदी के साहित्यकार रहे हैं दोस्तों वियोगी हरि। और इन्होंने दोस्तों रचनाएं की हैं, किस भाषा में की हैं पूछा जाता है, तो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों ये वियोगी हरि। तो यहाँ पर आपको बताना है इनका वास्तविक नाम क्या था। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिप्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरिप्रसाद द्विवेदी है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, गांधीवादी थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। वियोगी हरि जो है ये क्या थे? गांधीवादी थे। क्या थे? गांधीवादी। ठीक, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा के कवि। ठीक, इसके साथ साथ जो आपको दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, उन सभी बिंदु पर दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आपको वो सारे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएं। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको परीक्षा में जो है इन सभी से जो है काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है वियोगी हरि की। ठीक है, साथ ही साथ इनका जन्म, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करें इनके जन्म की, तो वियोगी हरि का दोस्तों आपको जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका जन्म जो है कब हुआ? ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका जन्म जो है 1895 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1895 में। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा, तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों वियोगी हरि का। चलिए इनके जो है कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, वियोगी हरि की। ठीक है, कोई भी रचना इनकी पूछी जा सकती है, आपको सारी जो है ध्यान में रखनी है। पहला ध्यान में रखेंगे प्रेम शतक। ठीक है, प्रेम शतक। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। और कौन कौन सी रचनाएं हैं वियोगी हरि की? वीर विरुदावली है इनका। ठीक है, ठीक है, क्या है? वीर वीर विरुदावली। ठीक है, वीर विरुदावली किसकी है रचना? वियोगी हरि की है। ठीक है, संत वाणी है इनकी रचना। ठीक है, सारी रचनाएं ध्यान रखेंगे। संत वाणी। ठीक है, संत वाणी हो गया। और कौन सी रचना है इनकी बताइए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वियोगी हरि की प्रमुख रचनाएं बतानी है। ठीक है, पाव भर आटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। पाव भर आटा किसकी रचना है? पाव भर आटा वियोगी हरि की है। ठीक है, पाव भर आटा किसकी रचना है? वियोगी हरि की। और कौन सी रचना है इनकी बताइए? अनुराग वाटिका। ठीक है, अनुराग वाटिका। ठीक है, अनुराग वाटिका किसकी रचना है? ये भी दोस्तों वियोगी हरि की है। ठीक है, मेवाड़ केसरी इनकी एक रचना है। ठीक है, मेवाड़ केसरी। ठीक है, मेवाड़ केसरी हो गया। और कौन सी रचना है इनकी वियोगी हरि की? मेरा जीवन प्रवाह, ये आपने पढ़ा होगा। मेरा जीवन प्रवाह, ये पूछा गया था। मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है आपको पूछी जा सकती है, तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है? वियोगी हरि की रचना है। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, एक इनकी रचना है चरखे की गूंज। कौन सी रचना है? चरखे की गूंज किसकी रचना है? चरखे की गूंज, ये भी दोस्तों वियोगी हरि की रचना है। ठीक है, तो सारी रचनाएं ध्यान में रखनी।
ठीक है। और रचनाओं की बात करें तो दादू इनकी एक रचना है दोस्तों, दादू। ठीक है, दादू किसकी रचना है? वियोगी हरि की है। ठीक है, तो सारी दोस्तों रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, वियोगी हरि की। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है वीर सतसई। ठीक है, जिनके लिए इनको क्या है क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सारी रचनाएं आप नोट करेंगे। ठीक है, और इनको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी रचना आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी एक प्रमुख है वियोगी हरि की एक प्रमुख रचना याद रखेंगे, क्या है? वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई ये भी कई बार पूछा है, वीर सतसई किसकी रचना है? ठीक है, तो वीर सतसई जो है दोस्तों ये किसकी रचना है? वियोगी हरि की रचना है। इसी के लिए इनको जो है क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको, मंगला प्रसाद। ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था दोस्तों इनको वीर सतसई के लिए। ठीक है, कब आया था ये वीर सतसई इनकी रचना? ये आई थी दोस्तों 1927 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है दोस्तों, व्याप्त में संधि बतानी है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए 7 का। व्याप्त में कौन सी संधि हो जाएगी? सारी दोस्तों जो संधियां हैं मैंने बता रखी हैं आपको। ठीक है, और जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो क्लास, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ पर मैंने संधि को अच्छे से आपको बता रखा है और ट्रिक के माध्यम से आपको वहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है व्याप्त में संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर अयाधि संधि? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? व्याप्त, व्याप्त में क्या हो जाएगा संधि? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों यण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, यण संधि। ठीक है, यण संधि जो है ये स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक है, आप सभी ने पढ़े हैं, स्वर संधि का एक प्रकार है। आपको पूछा जाएगा यण संधि किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें क्या होता है लघु या दीर्घ यानी कि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आने पर क्रमशः क्या हो जाता है? य व और रॉ में जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ई उ और री के बाद जो है, अगर इसके बाद जो है कोई आपका भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का रॉ हो जाता है। ठीक है, इसका रॉ हो जाता है, ऊ का क्या हो जाएगा? वो, और यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा? यो। ठीक है, तो ये आपका यण संधि है, आप सभी ने पढ़ा है इसको। और यण संधि के दोस्तों एक दो उदाहरण जो हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? चलिए बताइए, नकेनवाद। ठीक है, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रयोगवादी काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा या फिर छायावादी काव्य धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर करना है, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी काव्य धारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य धारा। ठीक है, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य धारा दोस्तों आप जानती हैं, इसका प्रारंभ माना जाता है, कब माना जाता है? आप सभी ने पढ़ा है 1943। ठीक है, 1943 में क्या हुआ? तो 1943 में दोस्तों तार सप्तक आया ना, तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक आया 1943 में। इसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन किया था अज्ञेय ने। ठीक है, अज्ञेय ने किया था ना। तो दोस्तों यहीं से दोस्तों क्या माना जाता है? इसका प्रारंभ माना जाता है प्रयोगवादी काव्य धारा का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का जो है प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1943 से माना जाता है। ठीक है, 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से जो है इसको माना जाता है। ठीक है,
इम्पोर्टेंट है। और प्रयोगवादी काव्य धारा के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, जिसमें आपको यथार्थवादी चित्रण मिलता है, ठीक है, और नए विषयों पर जो है यहाँ पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपने आंसर करना है देशांतर काव्य कृति है। आपको बताना है देशांतर काव्य कृति किसकी है। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का देशांतर काव्य कृति किसकी है? अज्ञे की है, नरेश मेहता की है, धर्मवीर भारती की है, या फिर मुक्तिबोध की है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का देशांतर काव्य कृति बताना है किसकी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देशांतर काव्य कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है दोस्तों, ठीक है। बाकी धर्मवीर भारती के बारे में आप जानते हैं, इनके उपन्यास आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपका गुनाहों का देवता किसका उपन्यास से पूछा जाता है, ठीक है। और कौन कौन इनके नाटक हैं दोस्तों, जैसे अंधा युग हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने। और इनका जो है दोस्तों धर्मवीर भारती का आपको जीवन काल भी याद रखना है। धर्म भारती का जो जीवन काल है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1926 में, 1926 में इनका जन्म हुआ था, और 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, धर्मवीर भारती की, याद रखेंगे, ठीक है। इनके उपन्यास पूछे जाते हैं तो उपन्यास इनके आपको याद रखने, ठीक है। उपन्यास कौन कौन से हैं इनके, ठीक है। उपन्यासों में याद रखेंगे, पहला आप सभी ने पढ़ा है गुनाहों का देवता, ठीक है, ठीक है। गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास से पूछा जाएगा आपको कि गुनाहों का देवता क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनका उपन्यास है दोस्तों धर्मवीर भारती का। और ये कब आया आपको ध्यान रखना है, गुनाहों का देवता 1949 में आया इनका उपन्यास, ठीक है। दूसरा इनका उपन्यास याद रखेंगे सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। दूसरा उपन्यास कौन सा है इनका? सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। सूरज का सातवां, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर स्पेस की वजह से, ठीक। सातवां घोड़ा, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास से पूछा जाएगा? तो ये उपन्यास है दोस्तों धर्मवीर भारती का, ठीक है। और ये कब आया था ये उपन्यास? ये आया था आपका 1952 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक उपन्यास और याद रखेंगे धर्मवीर भारती का, 11 सपनों का देश, ठीक है। क्या? 11 सपनों का देश, ठीक है। 11 सपनों का देश किसका उपन्यास है आपको पूछा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है। ये कब आया था? ये भी आपका जो है 1954 के आसपास आया था, ठीक है। तो ये तीन जो है आपको ये उपन्यास याद रखने हैं धर्मवीर भारती के, ठीक है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, और 11 सपनों का देश, ठीक है। इसके बाद उपन्यास के बाद इनके नाटक कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके नाटकों की बात करें तो नाटक आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके नाटक कौन कौन से हैं बताइए, कमेंट कीजिए कौन कौन से नाटक हैं धर्मवीर भारती के। सबसे पहले आपको याद रखना है अंधा युग, ये तो आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। अंधा युग, ठीक है, अंधा युग जो है, ठीक है, किसका है नाटक? धर्मवीर भारती का है, ठीक है। ये आया था आपका 1954 में, ठीक है, 1954 में आया था अंधा युग, ठीक है, इनका नाटक। और अन्य नाटक याद रखेंगे, नदी प्यासी थी, ठीक है, नदी प्यासी थी, ठीक है, नदी प्यासी थी, ठीक। और कौन सा नाटक है इनका? नीली झील इनका एक नाटक है, नीली झील, ठीक है। इनको ध्यान में रखेंगे इनके नाटक, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इनके काव्य संग्रह पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके काव्य संग्रह आपको याद रखने, ठीक है। कौन कौन से काव्य संग्रह हैं धर्मवीर भारती के? काव्य संग्रह में आता है इनका ठंडा लोहा, ठीक है, ठंडा,
ठीक है। ठंडा लोहा किसका है? धर्मवीर भारती का। एक इनका इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया, इनका काव्य संग्रह कनुप्रिया। ठीक है, पूछा गया है कई बार ये। कनुप्रिया जो है ये किसका काव्य संग्रह है, पूछा गया है। आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, और कौन कौन सा बताइए। सपना अभी भी, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, सपना अभी भी। ठीक है, सपना अभी भी जो है ये भी दोस्तों इनका काव्य संग्रह है। और कौन सा है बताइए। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी कहानियां याद रखनी है। ठीक, ठेले पर हिमालय किसका है, पूछा जाता है आपको। ठेले पर हिमालय, ठीक है, ठेले पर हिमालय किसका है दोस्तों? ये भी आपका धर्मवीर भारती का है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ इनकी कहानियां हैं दोस्तों, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनकी जो कहानी की बात करें, कहानी संग्रह, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहला आपको याद रखना है मुर्दों का गांव। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका। ठीक है, मुर्दों का गांव पूछ लिया जाएगा आपको। मुर्दों का गांव किसका कहानी संग्रह है? तो दोस्तों ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी। ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी जो है ये किसका कहानी संग्रह है? ये भी दोस्तों धर्मवीर भारती का है। ठीक है, और कौन सा है बताइए। एक इम्पोर्टेंट आपने सुना होगा नाम, बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है, ये भी इनका कहानी संग्रह है। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों फैक्ट आपको धर्मवीर भारती से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। बुनी हुई रस्सी काव्य कृति है, किसकी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आपको आंसर करना है बुनी हुई रस्सी जो है ये किसका दोस्तों वर्क है, किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, महादेवी वर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। बुनी हुई रस्सी, इसके लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, किसको मिला था बताइए, बुनी हुई रस्सी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों ये। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का राइट आंसर। बुनी हुई रस्सी काव्य कृति है दोस्तों किसकी, भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र को दोस्तों बुनी हुई रस्सी के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भवानी प्रसाद मिश्र से आपने पढ़ा है भवानी प्रसाद मिश्र को। ठीक है, इनका जो जीवन काल है आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है 1913 में इनका जन्म हुआ था और 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों आप जानती हैं कौन से तार सप्तक के कवि रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कमेंट कीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये पहले तार सप्तक के थे, दूसरे किस तार सप्तक में आते हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए इसका कमेंट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे बुनी हुई रस्सी होगा, ये इम्पोर्टेंट है इनका। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके साथ साथ एक इनकी इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों, गीत फरोश। मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है, गीत फरोश। ठीक है, पूछा जाएगा आपको गीत फरोश जो है ये किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, और एक और याद रखेंगे, सतपुड़ा का जंगल। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा का जंगल। ठीक है, पूछा जाएगा आपको सतपुड़ा का जंगल किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट रचना याद रखेंगे, चकित है दुख। ठीक है, क्या है अगली रचना, चकित। ठीक है, चकित है दुख। ठीक है, तो ये भी इनकी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भवानी प्रसाद मिश्र से इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बुनी हुई रस्सी हो गया, गीत फरोश, ठीक है, सतपुड़ा का जंगल, और कौन सी रचना है, चकित है दुख।
ठीक है, तो सारे याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। 11 है, नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर आत्मकथा है? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर करना है नौकर की कमीज। बताइए किसकी रचना है ये नौकर की कमीज, रचना किसकी है और ये किस विधा की रचना है आपको पूछा है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। नौकर की कमीज रचना दोस्तों ये किसकी है? याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल की है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, तो क्या है दोस्तों ये? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, नौकर की कमीज जो है एक क्या है, उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसकी रचना है नौकर की कमीज? विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? चलिए निम्न में से आपको बताना है मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है। कर्क रेखा, पीली आंधी, मैं और मैं या फिर अग्निपंखी? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? आपको बताना है निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? कमेंट कीजिए 12 का राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो मृदुला गर्ग दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका हैं दोस्तों, मृदुला गर्ग। ठीक है, इनके उपन्यास पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इनके नाटक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बताना है कौन सा उपन्यास है इनका। इनका एक उपन्यास मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपको याद आ सकता है। ठीक है, उसके हिस्से की धूप, ये उपन्यास है दोस्तों, किसका है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ठीक है, एक इनका उपन्यास है कठ गुलाब। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 12 का। तो मृदुला गर्ग का दोस्तों यहाँ पर उपन्यास है मैं और मैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं और मैं जो है ये किसका उपन्यास है? ये है दोस्तों मृदुला गर्ग का उपन्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मृदुला गर्ग के और उपन्यास कौन कौन से हैं पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका मैं और मैं हो गया। ठीक है, उसके हिस्से की धूप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, उसके हिस्से की धूप जो है पूछा जा सकता है आपको। उसके हिस्से की धूप उपन्यास किसका है? ठीक है, तो किसका है? मृदुला गर्ग का है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक उपन्यास है दोस्तों वंशज। ठीक है, पूछा जाता है वो वंशज जो है किसका उपन्यास है। ठीक है, ये भी जो है मृदुला गर्ग का उपन्यास है वंशज। मैं और मैं हो गया। कठ गुलाब, अभी बताया था मैंने आपको, कठ गुलाब। ठीक है, कठ गुलाब जो है दोस्तों ये किसका उपन्यास है? ये भी दोस्तों किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ठीक है, और एक होगा अगला जो है इनका उपन्यास एक मिलजुल मिलजुल मन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभी, मिल मिलजुल मन। ठीक है, ठीक है, मिलजुल मन। तो ये भी किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का। ठीक है, ये सारे उपन्यास आपको ध्यान में रखने हैं मृदुला गर्ग के। और कुछ इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, कुछ नाटक हैं, उनको भी जो है देख लेते हैं आपको, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इसलिए आपको जो है प्रत्येक राइटर में आपको जो भी बताता हूँ, जितने भी आपके राइटर हैं, मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि वहाँ से दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ पर मृदुला गर्ग का जो है आपको यहाँ पर कहानी जो है, इनके कहानी संग्रह जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका कहानी संग्रह है दोस्तों टुकड़ा टुकड़ा आदमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी किसका कहानी संग्रह है पूछा जा सकता है।
तो ये कहानी संग्रह है मृदुला गर्ग का, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है कितनी कैदें, ठीक है, ये भी इनका है, कितनी कैदें, ठीक है, कितनी कैदें जो है ये भी इनका कहानी संग्रह है, कितनी कैदें। और कौन कौन सा है बताइए, समागम जो है इनका एक कहानी संग्रह है, समागम, समागम, ठीक है, समागम भी जो है कहानी संग्रह किसका है, मृदुला गर्ग का, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इनका कहानी संग्रह आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ दोस्तों इनके जो नाटक हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इनके नाटक भी देख लेते हैं। मृदुला गर्ग की जो नाटक हैं दोस्तों, कौन कौन से नाटक हैं इनके आपको पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें आपका आता है जैसे आपका एक और अजनबी, एक और, एक और अजनबी पूछा जा सकता है आपको, एक और अजनबी, अजनबी, ठीक है, एक और अजनबी, एक मिनट, नाटक में जो है आपका एक और अजनबी, ठीक है, एक और अजनबी, ठीक है। तो ये जो है नाटक किसका है, मृदुला गर्ग का है, पूछा जाएगा आपको। और दूसरा याद रखेंगे जादू का कालीन, ठीक है, जादू का कालीन पूछा जाएगा आपको, जादू का कालीन किसका नाटक है, ठीक है। तो ये भी जो है मृदुला गर्ग का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर करना है, वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता है, ठीक है। आपको याद यहाँ पर आंसर करना है वीरांगना उपन्यास जो है किसका है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दिनकर या फिर राम नरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। वीरांगना उपन्यास किसका है दोस्तों, किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, जगन्नाथ का है, दिनकर का है या फिर राम नरेश त्रिपाठी का है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। वीरांगना नामक उपन्यास है दोस्तों किसका, ये है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। तो ध्यान रखेंगे राम नरेश त्रिपाठी से आपको इनका जीवन काल पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1889 में, इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1962 में इनका जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको जीवन काल याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जो हैं ये एक बाल साहित्यकार रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पूछा जाएगा आपको, ऑप्शन में मिल सकता है, बाल साहित्यकार निम्न में से कौन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे बाल बाल साहित्यकार, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जो है दोस्तों ये बाल साहित्यकार थे, ठीक है। और इनकी जो है प्रमुख जो है रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, इनके उपन्यास याद रखने हैं। जैसे इनका उपन्यास है दोस्तों वीरांगना, और वीरांगना के साथ साथ इनका एक उपन्यास और याद रखेंगे वीरबाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वीरबाला। आपको पूछा जाएगा वीरबाला जो है ये किसका उपन्यास है, तो ये भी दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है, ठीक है। और इनका उपन्यास एक सुभद्रा, ठीक है, आपको पूछा जाएगा सुभद्रा जो है ये किसका उपन्यास है, तो ये भी दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का ही उपन्यास है, ठीक है। इसके इसके साथ अन्य इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका मिलन हो गया, मानसी हो गया, इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। और आपका बा और बापू, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, बा और बापू, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, बा और बापू। ये दोस्तों किसका है, ये दोस्तों किसका है, रामदेव त्रिपाठी की रचना है, बा और बाबू, ठीक है। हिंदी का इसको जो है क्या माना जाता है बताइए, बा और बाबू को हिंदी का पहला जो है इसको क्या माना जाता है, एकांकी नाटक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। पहला हिंदी का पहला एकांकी नाटक किसे माना जाता है, बा और बाबू को माना जाता है, ठीक है। किसका है, राम नरेश त्रिपाठी का, ठीक है। तो सारी रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। इसको एक बार फिर आप जो है अगली स्लाइड में इसको एक देखते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी का जो है दोस्तों एक नाटक है, ठीक है,
कौन सा है? बा और, ठीक है, बा और बापू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बा और बापू जो है इसे जो है क्या कहा जाता है? हिंदी का क्या कहा जाता है? हिंदी का पहला एकांकी नाटक, ठीक है, एकांकी नाटक, ठीक है। तो हिंदी का पहला एकांकी नाटक कहा जाता है बा और बापू को दोस्तों, ठीक है। एक किसका है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी का, ठीक है। तो सारे फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करना है। यहाँ पर आपने आंसर करना है दोस्तों, हाड़ौती बोली जो है ये डैश उपभाषा के अंतर्गत आती है। किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? हाड़ौती बोली। चलिए आंसर कीजिए। बिहारी, राजस्थानी, कन्नड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 14 का हाड़ौती बोली दोस्तों ये आता है दोस्तों आपका राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हाड़ौती बोली जो है ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपने बताना है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए। आपको सब बता रखे हैं मैंने, घोष अघोष, ठीक है। तो यहाँ पर घोष वर्ण आपको बताना है कौन सा है? चौ, जौ, चौ, कौ, टौ। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? कौन सा यहाँ पर घोष वर्ण है? क्या होता है घोष वर्ण? मैंने आपको बताया था। घोष या इसे हम क्या कहते हैं? घोष या इसे हम क्या बोलते हैं? आपको मिल सकता है घोष या सघोष, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में आपको सघोष भी मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे घोष या सघोष दोस्तों क्या होता है? वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, नाद या गूंज, ठीक है, होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? घोष वर्ण बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। जौ जो है यहाँ पर क्या है? एक आपका घोष वर्ण है, ठीक है। घोष वर्ण या सघोष वर्ण है, ठीक है। एक ही बात है दोनों की, ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों एक साथ लिखे हैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण, ठीक है। कौन सा है आंसर आपका? जो है ये आपका हो जाएगा घोष सघोष वर्ण, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जाएगा कि जो आपके घोष वर्ण है या सघोष वर्ण है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हिंदी वर्णमाला के जो आप प्रत्येक वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ इसमें स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अ से लेकर आपका औ तक ये स्वर भी किस में आते हैं आपके? ये भी स्वर आपके किस में आते हैं? घोष में आते हैं, ठीक है, घोष या सघोष वर्ण में आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका क्या आ जाता है इसमें? अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? य, रो, लो, वो, ठीक है, ये भी जो है किस में आ जाते हैं? आपके सघोष वर्ण में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है बताइए? ह भी जो है आपका इसी में आता है, सघोष में आता है, ठीक है, सघोष या घोष वर्ण में, ठीक। और टोटल जो है दोस्तों सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल सघोष वर्णों की संख्या बताई गई है 31। कितनी बताई गई है? 31 बताई गई है, 31 बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घोष वर्ण से सारे फैक्ट ध्यान रखने, ठीक है। कौन कौन आ जाता है हिंदी वर्णमाला में? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर आ जाते हैं इसमें, अ से औ तक, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, य, र, ल, व, ठीक है, और ह भी जो है इसमें आता है, ठीक है। तो इस सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने, ठीक। कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, स्वरों में पूछ लिया जाएगा, अंतस्थ व्यंजनों में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, यो, रो, लो, वो हो, कौन सा जो है घोष है इसमें, ठीक है, ठीक है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग जो है आप जानती हैं, उसमें जितने भी आते हैं आपके तीसरे, चौथे और पांचवें में, वो भी आपके घोष सघोष वर्ण में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। विजयदेव नारायण शाही की कृति है, चलिए आंसर कीजिए कौन सी कृति है? विजयदेव नारायण शाही की नवलेखन, कविता से साक्षात्कार,
शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का विजय देव नारायण शाही। चलिए आंसर कीजिए, इनकी कौन सी कृति है यहाँ पर। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनकी रचना है दोस्तों, कौन सी रचना है इनकी, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अब विजय देव नारायण शाही दोस्तों ये तार सप्तक में शामिल थे। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है इनके बारे में, और नई कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक रहे हैं दोस्तों ये विजय देव नारायण शाही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर करना है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पुस्तक के रचनाकार हैं। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पुस्तक के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, डॉक्टर रघुवंश या फिर जगदीश गुप्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर रघुवंश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपने आंसर करना है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, राममूर्ति त्रिपाठी, देवी शंकर अवस्थी, निराला या प्रसाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर 18 का, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों देवी शंकर अवस्थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 18 का देवी शंकर अवस्थी। ठीक है, इनकी आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं प्रमुख, तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं देवी शंकर अवस्थी की, आलोचना और आलोचना बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्या बताया था, आलोचना और आलोचना। ठीक है, आलोचना और आलोचना हो गया, और कौन सा था इनका बताइए, भक्ति का संदर्भ था इनका। ठीक है, भक्ति का संदर्भ, भक्ति का संदर्भ। ठीक है, और कौन सा था इनका, आलोचना का द्वंद्व। ठीक है, क्या था, आलोचना का, ठीक है, आलोचना का द्वंद्व। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आलोचना का द्वंद्व। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, देवी शंकर अवस्थी की हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 19 का हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव, विकास और रूप ग्रंथ के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद, धीरेन्द्र वर्मा, हरदेव बाहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए इसका, हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव, विकास और रूप, ये ग्रंथ किसका है आपको बताना है, किसका ग्रंथ है बताइए, मलिक मोहम्मद का है, धीरेन्द्र वर्मा का है या फिर हरदेव बाहरी का है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर, हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव, विकास और रूप, ये ग्रंथ किसका है। तो ये ग्रंथ है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर हरदेव बाहरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, किसका ग्रंथ है, हरदेव बाहरी का। ठीक है, हरदेव बाहरी दोस्तों आप जानते हैं इनके बारे में, डॉक्टर हरदेव बाहरी ये हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे दोस्तों, और ये लिखते थे दोस्तों, शब्द कोशकार कहा जाता है इनको। ठीक है, शब्दकोश, इनने शब्दकोश लिखा है जो तो ज़्यादा, शब्दकोश ज़्यादा लिखा है इन्होंने दोस्तों। ठीक है, शब्दकोशकार इनको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हरदेव बाहरी। ठीक है, कौन कौन सा शब्दकोश लिखा था इन्होंने, जैसे आपका हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश लिखा है। ठीक है, हिंदी का विकास और हिंदी शिक्षार्थी हिंदी शब्दकोश लिखा है। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी शब्दकोश लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे हरदेव बाहरी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करना है निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषताएं हों। तो ये कथन किस विद्वान का है आपको बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, निबंध जो है उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तिगत विशेषताएं हों। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा,
किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का? निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट बताए हैं दोस्तों। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल से आपको याद रखना है, ये इनका जो है जीवन काल याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1884 में, इनका जन्म हुआ था 1884 में, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1941 में, 1941 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये 20वीं सदी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे दोस्तों, 20वीं सदी के। ठीक है, साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं। प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बता रखी हैं। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। और क्या लिखा था इन्होंने? रस मीमांसा लिखा था इन्होंने, रस मीमांसा। और क्या लिखा था इन्होंने? त्रिवेणी लिखा था इन्होंने। त्रिवेणी किसकी रचना है पूछा जाएगा आपको। त्रिवेणी जो है ये भी दोस्तों किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है त्रिवेणी। ठीक है, इनकी एक रचना है दोस्तों चिंतामणि। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है चिंतामणि किसकी रचना है? ये भी दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, चिंतामणि हो गया। मित्रता भी इनकी एक रचना है दोस्तों, मित्रता। ठीक है, पूछा जाएगा आपको, पहले पूछा भी गया था। ठीक है, मित्रता जो है ये पूछा भी गया था पहले। ठीक है, याद रखेंगे मित्रता जो है ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी रचना है इनकी बताइए? हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, रस मीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गया। ठीक है, त्रिवेणी के साथ साथ चिंतामणि हो गया, मित्रता हो गया। ठीक है, चिंतामणि, और आपको ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि चिंतामणि और जो मित्रता है, ठीक है, चिंतामणि क्या है, आपको इसकी विधा पूछ ली जाएगी। ठीक है, चिंतामणि जो है क्या है? तो ये निबंध है इनका। ठीक है, अजय रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ये निबंध है, मित्रता भी निबंध है। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अन्य रचनाओं की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं हैं, जैसे आपका 11 वर्ष का समय। ठीक है, पूछा गया है 11 वर्ष का समय पहले। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, और एक और रचना है इनकी, कविता क्या है? ठीक है, कविता क्या है किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सारी रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, और प्रत्येक जो है दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट बताए आपको, सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।